बच्चों आज चैप्टर 9 में अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं एंजाइम संदमन या एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम संदमन क्या होते हैं? कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं या रोक देते हैं, जिससे उसकी उत्प्रेरण क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इन्हीं रसायनों को ही क्या कहा जाता है, एंजाइम संदमक या एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे निरोधक पदार्थ होते हैं जो एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स हैं, सक्रिय स्थल हैं, उन पर आकर के या तो उनको निष्क्रिय कर देंगे, उन पे आकर के जुड़ जाते हैं या उनकी एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जिसकी वजह से एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस प्रकार ये उनकी क्रिया को क्या कर देते हैं, निरोधित कर देते हैं। एंजाइम संदमक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और अप्रतिस्पर्धी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो क्या है ये, जैसे आपको सिंपल ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये है एंजाइम, ये एंजाइम की शेप बनाई गई है और ये है सबस्ट्रेट या क्रियाधार। क्रियाधार आपको बताया था कि ऐसे पदार्थ जिन पर एंजाइम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उन्हें सबस्ट्रेट या क्रियाधार कहा जाता है। और एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, इसको भी ध्यान में रखना कि एंजाइम की सतह पर कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट जो होते हैं आकर के जुड़ते हैं, उन्हीं स्थलों को क्या कहा जाता है, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल कहा जाता है। तो इन सक्रिय स्थलों पर ये जो निरोधक होते हैं दोनों प्रकार के, ये इनके सक्रिय स्थलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उन पर आकर के जुड़ जाते हैं। तो उस आधार पर ये दो प्रकार के हैं, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी जो निरोधक हैं, कॉम्पिटिटिव, जैसे कि नाम से क्लियर है, ये क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। किससे करते हैं? ये जो सबस्ट्रेट है, क्रियाधार अणु हैं, इनकी संरचना जो होती है वो इनसे सबस्ट्रेट से मिलती है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किससे मिलती है, सबस्ट्रेट से, क्रियाधार से मिलती है। और स्ट्रक्चर मिलने की वजह से क्या करते हैं, इन एंजाइम्स के सक्रिय स्थलों से आकर के जुड़ जाते हैं। अब ये खुद जुड़ जाते हैं और सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देते, तो क्या होता है, एंजाइम्स की क्रिया मंद हो जाती है, कम बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम्स का जो है संदमन करते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, मेलोनिक जो एसिड है, मेलोनिक अम्ल है, वह किसका है, प्रतिस्पर्धी सक्सिनिक अम्ल का है। यानी इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी कौन है, मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल की जो है स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, इस वजह से जो सक्सिनिक अम्ल को का पाचन करने वाले जो एंजाइम्स होंगे, इस पर जो क्रिया करने वाले एंजाइम्स होंगे, अगर उसमें मेलोनिक अम्ल आ जाता है, डाल दिया जाता है, तो उसकी क्रिया पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्रिया मंद हो जाएगी। तो मेलोनिक अम्ल सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। ठीक है, ये जो चीज़ है वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्जाम में आ सकता है। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। ये क्या करते हैं, ये प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। तो एंजाइम का संदमन किस प्रकार करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सबस्ट्रेट से मिलती नहीं है। ये क्या करते हैं, ये निरोधक पदार्थ स्थायी रूप से एंजाइम्स के अणुओं से जुड़कर स्थायी रूप से इस पे जुड़ जाते हैं और इसके एंजाइम अणु को पूरा विकृत कर देते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं। यानी स्ट्रक्चरल चेंज इसमें ला करके एंजाइम्स की क्रिया को ये कम कर देते हैं। तो दो प्रकार के आपने पढ़े, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। अप्रतिस्पर्धी की स्ट्रक्चर मिलती नहीं है सबस्ट्रेट से, ये परमानेंटली जो है एंजाइम्स अणु को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्हें कोशिका विष भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरी तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे एक एंजाइम्स देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, श्वसन क्रिया में जो साइनाइड होता है, साइनाइड आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, ये क्या करता है, श्वसन क्रिया में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, इसकी क्रिया को क्या कर देता है, संदमित कर देता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि श्वसन क्रिया में
कौन सा जो है अप्रतिस्पर्धी निरोधक है? साइनाइड है। साइनाइड यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और किस एंजाइम को ये डीएक्टिवेट कर रहा है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि श्वसन क्रिया में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी बात अपन को बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगली बात ये अच्छे से याद रखनी है कि ये जो इनहिबिशन हो रहा है दोनों प्रकार का, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इसको रोका जा सकता है सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ाकर। इसमें अगर हम इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे, किसकी? सबस्ट्रेट की इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? इसकी कमी हो जाएगी, ये इसकी संख्या कम रहेगी। सबस्ट्रेट ज़्यादा मिलाएंगे तो कोई ना कोई सबस्ट्रेट जो एंजाइम अणु से जुड़ेगा और वो उसकी संदमन क्रिया को कम करेगा। और जो अप्रतिस्पर्धी निरोधक हैं, इसमें हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? इसमें एंजाइम की सांद्रता को, इस क्रिया में हम एंजाइम की सांद्रता को बढ़ा करके इस क्रिया को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स के ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे वो सबस्ट्रेट से जुड़ सकेगा और कुछ तो इसके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के द्वारा। लेकिन अगर एंजाइम्स ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो सबस्ट्रेट से क्रिया करके अपना एक्शन करेगा। और प्रतिस्पर्धी निरोधक में सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो निरोधक जो क्रिया होगी वो कम होगी। क्लियर है बच्चों? अगला हमारा टॉपिक है एंजाइम्स की क्रियाविधि, एंजाइम्स की मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना और इस पे क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स की क्रियाविधि को हम किस प्रकार समझेंगे, एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। किसी भी एंजाइम्स की जो क्रियाविधि है वह सबस्ट्रेट और एंजाइम्स की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, और ये जो एक्शन करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उस मैकेनिज्म को हम 2 चरणों में जो है समझेंगे। सबसे पहला चरण होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जटिल का जो है निर्माण होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है सबसे पहले बनता है और उस कॉम्प्लेक्स के बाद जो है उत्पाद और एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो एंजाइम क्यों ज़रूरी है इस सब क्रियाधार को उत्पाद में बदलने के लिए। डायरेक्ट जो क्रियाधार है उत्पाद में क्यों नहीं बदल रहा, एंजाइम हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्या महत्व है, सेकंड चरण में हम वो समझेंगे। तो पहले चरण में हम समझते हैं कि ये क्या होता है। एंजाइम्स क्या करते हैं, क्रियाधारों से मिलकर के एक अस्थायी जो है संरचना का या यौगिक का निर्माण करते हैं। एक अस्थायी यौगिक बनता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है आगे फिर उत्पाद और एंजाइम्स में जो है वो अलग हो जाता है और उत्पाद में बदल दिया जाता है। यानी ये जो क्रिया हो रही है, क्रियाधार और एंजाइम्स मिलकर के ईएससी का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कैसे बन रहा है, उसको भी जो है 2 थ्योरी के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहली क्रियाविधि है ताला कुंजी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी। ये थ्योरी दी थी एमिल फिशर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद रखना है। किसने दी थी लॉक एंड की थ्योरी? एमिल फिशर ने। इन्होंने क्या बताया था, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे एक ताला उसी की चाबी से ही खोला जा सकता है। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा कि एक ताले को हम केवल उसकी पर्टिकुलर की से ही हम खोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक विशेष आकार का जो क्रियाधार है उसको एक विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल से वह बंध सकता है, क्योंकि इसमें जो शेप है इसकी एंजाइम्स की और क्रियाधार की दोनों की आपस में क्या है, पूरक है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री शेप है, एक दूसरे की पूरक है। इसी प्रकार क्या होती है, ताला और उसकी चाबी की भी शेप जो होती है अंदर से वो पूरक होती हैं, तो आपस में क्या हो जाती हैं, आपस में फिट हो जाती हैं। तो इन्होंने बताया था कि एक तो एंजाइम के जो ये एक्टिव साइट्स हैं, सक्रिय स्थल हैं, ये रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं और इनकी शेप जो होती है वो सबस्ट्रेट की शेप की पूरक होती है। 2 बातें ध्यान रहनी है। ठीक है, और ताला जो होता है उसी कुंजी से ही खुल सकता है। उसी प्रकार एक सबस्ट्रेट जो है एक विशेष एंजाइम के साथ ही बाउंड हो सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में के क्रियाधारी एक विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं। जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर एंजाइम रिलीज होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट, आगे जो है वो क्रियाधार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है।
तो समझ आई, बहुत ही इजी सी थ्योरी है, वापस से समझ लीजिए। इस सिद्धांत को एमिल फिशर ने दिया था और इन्होंने बताया कि एक ताला उसी की चाबी से ही खोला जा सकता है। उसी प्रकार एक क्रियाधार जो होता है अपने विशेष एंजाइम की साइट पे जो है वो फिक्स हो सकता है, उसी से जो है बाउंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों की जो शेप होती है वो पूरक होती है और एंजाइम के सक्रिय स्थल जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं, चेंज नहीं हो सकते, जैसा आकार है वैसा ही उनका फिक्स रहता है और इस प्रकार वो एक दूसरे से फिट होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और आगे प्रोडक्ट का निर्माण होता है। दूसरी इसकी थ्योरी है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस फिट थ्योरी। ये थ्योरी दी थी कॉशलैंड ने। इन साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेरित आसंजन सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? कॉशलैंड ने। ठीक है, जैसे कि इस थ्योरी के नाम से क्लियर है, प्रेरित आसंजन, इंड्यूस फिट, तो इन्होंने क्या बताया था कि एंजाइम्स में जो पाई जाने वाली एक्टिव साइट्स हैं वो क्या होती हैं, वो दृढ़ नहीं होती। दृढ़ किसने बताई थी? एमिल फिशर ने। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये उस थ्योरी की बिल्कुल अपोजिट है, जो लॉक एंड क्यू की थ्योरी है उसकी बिल्कुल अपोजिट है। इन्होंने कहा एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो दृढ़ नहीं होती हैं। और दूसरा एमिल फिशर ने क्या बताया था कि जो सक्रिय स्थल होते हैं ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। लेकिन कॉशलैंड ने क्या कहा, ये भी जो सबस्ट्रेट के जो इनके जो सक्रिय स्थल हैं सबस्ट्रेट के पूरक नहीं होते। तो ये दो बातें जो है बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते और क्रियाधारकों के इनके जो शेप है क्रियाधारकों के पूरक नहीं होते हैं। तो ये किस प्रकार से ESC कॉम्प्लेक्स बनता है? इसमें क्या होता है, जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो सक्रिय स्थल क्या होते हैं, उनके अनुपूरक हो जाते हैं। ठीक है, जो सबस्ट्रेट की जो शेप है ये उसके शेप के हो जाते हैं जैसे ही ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में उपस्थित जो सक्रिय स्थल हैं वह क्रियाधारकों के द्वारा प्रेरित होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रेरित। प्रेरित होकर के उनके अनुपूरक हो जाते हैं, अर्थात वैसे ही ये शेप ले लेते हैं और शेप लेकर के उससे बाउंड हो जाते हैं। अनुपूरक होते हैं और शेप लेकर के उसके बाउंड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ESC कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आगे जो है सबस्ट्रेट उत्पाद में बदल जाएगा। तो क्लियर है बच्चों, ये थ्योरी बिल्कुल अपोजिट है। लॉक एंड की थ्योरी कहती है एक्टिव साइट्स दृढ़ होते हैं और क्रियाधारकों के पूरक होते हैं, जबकि प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहता है एक्टिव साइट दृढ़ नहीं होते हैं और पूरक भी नहीं होते। ठीक है, और प्रेरित होकर के अपने शेप को बदल लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से दोनों थ्योरी बिल्कुल अपोजिट है, अच्छे से याद रखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्रियाविधि का दूसरा चरण है सक्रियण ऊर्जा में कमी। पहला हमने पढ़ा ESC कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस प्रकार हुआ, अब दूसरे चरण में हम पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा में कमी कैसे होती है। जैसे जो हमने बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो उस चरण में हम यही पढ़ेंगे। देखो सामने एक ग्राफ दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। जनरली क्या होता है, सबस्ट्रेट जब अपनी रिएक्शन करता है यानी उत्पाद में जब बदलता है तो उसे जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा क्रियाधार को अपनी क्रिया प्रारंभ करने के लिए इतनी ऊर्जा तो खुद की होती है, लेकिन इतनी जो होती है संक्रमण अवस्था तक पहुंचने पर, संक्रमण अवस्था कहते हैं क्रियाधार और उत्पाद के जो बीच की अवस्था होती है, ये सब आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतनी ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है और उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट में बदलता है। इस स्थिति में एंजाइम इस क्रिया में नहीं होता। तो जब एंजाइम इस क्रिया में नहीं होता यानी जब क्रियाधार को जो बिना एंजाइम्स के उत्पाद में बदलता है तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम एंजाइम्स मिला दें तो क्या होगा, ये जो ऊर्जा इतनी इसको चाहिए थी अब इसको कितनी चाहिए, इतनी ही ऊर्जा चाहिए। ठीक है, यानी इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, सक्रियण ऊर्जा थी, सक्रियण ऊर्जा हम किसे कहते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, क्रियाधार अपनी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो प्रारंभ में जब एंजाइम्स नहीं थे तब तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता थी, लेकिन जब इस क्रिया में एंजाइम हमने डाल दिए
तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इतने से कम हो गई। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो सक्रियण ऊर्जा है कम हो जाएगी, तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, बढ़ जाती है और उत्पाद जो है वो जल्दी बन जाता है। तो एंजाइम्स का क्या रोल होता है, क्रियाधार में सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देता है। रिएक्शन की जो सक्रियण ऊर्जा है जिसको क्रियाधार को चाहिए होती है, उसको सक्रियण ऊर्जा में कमी ला करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे क्रियाधार उत्पाद में जल्दी से जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है इसकी एंजाइम्स की क्रियाविधि है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से बिल्कुल याद रखना है।